मजबूत अम्ल कहेंगे, किसी को कम। देखो आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों एमीन के बारे में। तो एमीन जो होता है वो आपने अगर देखा हो पुरानी उसमें कि हम जितने भी कार्बनिक यौगिकों को पढ़ रहे हैं ना, वो कहीं नहीं किसी न किसी रूप में क्या है, एक दूसरे से व्युत्पन्न है, मतलब एक दूसरे से उत्पन्न है। ठीक है, तो उसी प्रकार से एमीन जो होता है, एमीन जो होते हैं वो NH3 यानी अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। तो NH3 से अगर आप हाइड्रोजन को हटाते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका एमीन बन जाएगा, है ना। जैसे पिछले वाले हमने कार्बनिक यौगिक पढ़े हैं, तो पिछले कार्बनिक यौगिकों में आपने देखा कि हमने क्या किया कि हाइड्रोकार्बन से एक एक हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन से हम क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं और कोई क्रियात्मक समूह जोड़ रहे हैं, तो हमारा उस श्रेणी का यौगिक हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो कार्बनिक यौगिकों में होता है, तो उसी प्रकार से वो क्या है, उसको हम हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स कहते हैं ना। तो ये इसी प्रकार से ये भी क्या है, ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं, चाहे आपने हेलो एल्केन्स पढ़ा है, हेलो एरीन्स पढ़ा, एल्डिहाइड हैं, कीटोन्स हैं, ठीक है, अल्कोहल्स हैं, फिनॉल्स हैं, ये सब क्या हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो, उसी के व्युत्पन्न होते हैं। तो उसी प्रकार से जो एमीन्स होते हैं, ये एमीन्स जो होते हैं वो अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, अमोनिया से व्युत्पन्न होते हैं। अच्छा, एमीनो का भी जो होता है ना कि ये बहुत इसका व्यावसायिक उपयोग होता है औषधियों में, कई प्रकार की इससे औषधियाँ प्राप्त होती हैं। अब ये कैसे बनता है, अगर हम इस अमोनिया से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा दें और एल्किल समूह को जोड़ दें इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, एल्किल या एरिल को जोड़ दें तो ये RNH2 बन जाएगा। तो RNH2 और दूसरा ARNH2, अगर एरोमेटिक बना रहे हैं आप तो ये RNH2 बन जाएगा। हमने क्या किया, अमोनिया से एक हाइड्रोजन को हटाया और उसमें एक एल्किल समूह को जोड़ दिया या एरिल समूह को जोड़ देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, एमीन यौगिक बन जाएंगे। ठीक है, एमीन्स उसको इंग्लिश में एमीन्स कहते हैं, हिंदी में उसको हम एमीन कहते हैं। तो ऐसे ही यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक, अच्छा, अब इसके अलावा क्या है कि ये जो NH2 ग्रुप है, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, एमीन समूह को बॉन्ड लगा के ऐसे आप NH2 में पहचान अगर कहीं पर आपको करनी है क्रियात्मक समूह की, तो एमीन जो होता है वो क्रियात्मक समूह, उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक, जैसे हमारा RNH2 है, R क्या है, एल्किल समूह, एल्किल का पार्ट है ना। हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, R बचेगा। बॉन्ड तो वही R जो है हमारा किससे जुड़ेगा, NH2 से जुड़ जाएगा, तो वो क्या बना देगा, एमीन्स बना देगा। ठीक है, वो एमीन्स का निर्माण कर लेता है। ठीक, अब इसके बहुत सारे ऐसे उपयोग हैं अमोनिया अणु से, अमोनिया से पाए जाने। तो प्राकृतिक रूप से अगर आप देखते हैं ना, प्रकृति में सबसे ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल है एमीन्स का, वो होता है एल्केलॉइड्स में, प्रोटीन्स में, विटामिन्स में, हार्मोन में, इन सब में ये एमीन्स पाई जाती है। ठीक है, उन सब में ये एमीन पाई जाती है। इसको ये लिखने का तरीका है, हम कैसे लिख सकते हैं, CH3NH2 करेंगे तो ये एलिफेटिक एमीन हो जाएगा, और बेंजीन रिंग में यदि हम लगा देंगे NH2 तो ये क्या हो जाएगी, एरोमेटिक एमीन हो जाएगी, है ना। इसको एनिलीन कहते हैं, इसका नाम जो होता है वो होता है एनिलीन। NH2 ग्रुप लगाएंगे तो एनिलीन होता है और ये प्राथमिक एमीन में आता है। अब इसको भी वर्गीकरण भी करेंगे ना आगे हम, तो ये वर्गीकरण के आधार पर ये प्राथमिक वाले में आता है। तो ये दोनों प्राथमिक ही हैं, एक एलिफेटिक वाला प्राथमिक है, दूसरा एरोमेटिक वाला प्राथमिक है। ठीक है, अब इसकी अगर आप संरचना की बात करेंगे, जैसे NH3 है, NH3 की संरचना आपने 11th क्लास में पढ़ी थी हमने वेस्पर सिद्धांत के आधार पर। तो वेस्पर सिद्धांत के आधार पर जो अमोनिया होती है उसकी संरचना कैसी बनती है, उसकी संरचना बनती है VACPR थ्योरी के आधार पर। वो होता है कैसा, पिरामिडी संरचना वाला होता है ना। पिरामिडी संरचना मतलब AB2E2 टाइप का यौगिक है। किस में आता है ये, AB2E2 टाइप में, है ना, यानी AB3E2 टाइप में, AB3E टाइप में, AB3E। ठीक है, इसमें संकरण अगर आप देखते हैं तो इसमें होता है sp3 संकरण। कौन सा संकरण होता है, sp3। अब sp3 संकरण जिसमें होता है उसमें हमने देखा कि कौन सी उसकी संरचना बनती है, चतुष्फलकीय संरचना उसकी बनती है। ठीक है, तो ऐसे हम अगर हम अमोनिया की बनाएंगे तो ये अमोनिया की इस प्रकार से संरचना बन जाती है। एक इसका ऊपर जो है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कहीं पर बॉन्ड बनाने में भाग लेता है। ठीक है, किसी को देना अगर हो तो ऐसे इसके जो केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु क्या है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु में इस प्रकार से ये लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये तो ये अमोनिया की संरचना हो गई।
अब अमोनिया की संरचना के साथ-साथ मैं बता रहा था कि इसके उपयोग क्या-क्या हैं, एमीन्स के उपयोग क्या-क्या होते हैं, कहाँ-कहाँ पे उपयोग होता है, तो प्रोटीन में, विटामिन, एल्केलॉइड, हार्मोनों में ये पाया जाता है। इसके अलावा कुछ इससे हम संश्लेषित यौगिक भी बनाते हैं। संश्लेषित मतलब क्या होता है, जो जिनको हम लेबोरेटरीज़ में बनाते हैं ना, उनको संश्लेषित कहते हैं। तो बहुलक है, पॉलीमर अगर कोई बनाना है आपको, रंजक जिसको हम डाइज़ कहते हैं, तो उनमें ये इस्तेमाल होते हैं। कौन? एमीन समूह के जो यौगिक हैं। है ना? एमिनो ग्रुप के जो यौगिक हैं वो इस प्रकार से यौगिकों के अन्य यौगिकों के निर्माण में काम आते हैं। ठीक है? हाँ, ये तो इसकी संरचना आप देख रहे हैं। संरचना में इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है चतुष्फलकी का, जहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो उसका बॉन्ड एंगल आपने देखा है कि 109.5 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ पर जो अगर आप NH3 की पिरामिडी वाली संरचना देखेंगे, तो NH3 की अमोनिया की पिरामिडी जो संरचना होती है, उसमें बॉन्ड एंगल घट करके कितना हो जाता है, 160 डिग्री का हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि कहीं पर भी अगर किसी केंद्रीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो वो लगभग 2.5 डिग्री उसका बॉन्ड एंगल घटा देता है ना? इसमें आप NH3 में देखेंगे, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल में भी देखेंगे, तो उसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 2 की वजह से उसका जो डिग्री होती है, बॉन्ड बॉन्ड एंगल जो होता है, वो लगभग 5 डिग्री घट जाता है। तो 109 से जो है वो नीचे आ जाता है आपका कितने में, 104 में आ जाता है ना? संरचना ऐसी बनेगी उसकी भी, डिस्टॉर्टेड टाइप की चतुष्फलक की संरचना बन जाएगी, लेकिन उसका बॉन्ड एंगल घट जाता है। तो बॉन्ड एंगल घटने के लिए आपको याद रखना है कि किसी भी केंद्रीय परमाणु के में यदि एक लोन पेयर है तो 2.5 और ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा बन जाएगा। अब इस एमीन्स के दो कुछ प्रमुख जो यौगिक है ना, जैसे एड्रीनेलिन एक यौगिक है, तो एड्रीनेलिन और इफेड्रिन ये दो इसके यौगिक हैं जिनमें ये एमीन जो होता है सेकेंडरी समूह इसका मिलता है ना? तो ये क्या क्या इस्तेमाल क्या क्या काम आता है, ये काम आता है, एड्रीनेलिन जो होता है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के काम आता है ना? अगर किसी व्यक्ति का बीपी लो हो गया तो इस दवाई को दे करके हम उसका बीपी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसकी बीपी उसका बढ़ जाता है। तो रक्तचाप बढ़ाने में ये सक्रिय यौगिक हैं, मुख्यतः एड्रीनलिन और एफेड्रिन। ये क्या करते हैं, रक्तचाप बढ़ाने का काम करते हैं। और इनमें क्या होता है, दोनों में अगर आप देखोगे इसकी संरचना में, तो इसमें सेकेंडरी एमिनो समूह उपस्थित होता है। ठीक है, सेकेंडरी एमिनो समूह इसमें उपस्थित होता है। इसी प्रकार से और भी इसके कुछ संश्लेषित यौगिक भी हैं जो अमीन से हम बनाते हैं, जैसे नोवोकेन है। नोवोकेन जो होता है वो दंत चिकित्सा में इस्तेमाल होता है। बेनिड्रिल होता है, बेनिड्रिल जो होता है वो एक प्रतिहिस्टामिन होता है, बेनिजिल, है ना? बेनिड्रिल भी एक इस जो है संश्लेषित यौगिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो इसको जो है ना, ये दो इम्पोर्टेंट इसमें सक्रिय यौगिक हैं, एक तो एड्रेनालिन है और दूसरा आपका इफेड्रिन है। ये दोनों जो होते हैं ये बहुत काम की दवाइयों के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब आप इसका वर्गीकरण यदि देखते हैं तो हम इसको कैसे बांटेंगे, आगे का यदि इसका वर्गीकरण करना है हमें, तो हम वर्गीकरण कैसे करेंगे इसका, तो ये वर्गीकरण के आधार पर देखें इसको, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में मिलता है। अब आपको पहचानना क्या है कि 1 डिग्री जो होगा उसमें NH2 समूह लगा होगा, तो जैसे ही वो 2 डिग्री में जाएगा तो उस NH2 से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, यानी प्राथमिक को आप RNH2 लिखते हैं, तो सेकेंडरी वाला जो होगा उसको हम क्या करेंगे, उसमें 2 R लिख देंगे, यानी R2NH हो जाएगा, R2 लिख देंगे और NH कर देंगे। ठीक है, ये सेकेंडरी का हो गया। टर्सरी क्या हो जाएगा, R3 खाली N हो जाएगा, R3 के साथ में क्या बचेगा, खाली N बचेगा, तो वो टर्सरी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक इसका तो वर्गीकरण ये होता है, प्राथमिक में, द्वितीयक में और तृतीयक एमीन्स होती है। और जैसे जैसे आपको याद क्या रखना है कि NH2 समूह में NH2 के जो हाइड्रोजन्स हैं, अगर वो एक एक करके कम होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी डिग्री जो होगी वो क्या होता है कि बढ़ती जाएगी, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से फिर तृतीयक, और तृतीयक से फिर एक चतुष्फलकी भी बनता है, लवण बनता है, वो टेट्राएल्किल अमोनियम हैलाइड का लवण बन जाता है। लेकिन मुख्य जो होते हैं वो 3 ही होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, हम इस प्रकार से इसको बांटते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में। इनमें आगे आप देखेंगे तो इसमें बहुत अंतर करने के लिए भी कई बार पूछा जाता है। तो अगर आपको लिखना है मन से, जैसे कैसे लिखेंगे, CH3NH2 ये प्राथमिक हो गया। अब इसमें 2 CH3 समूह लगा दो आप, एक हाइड्रोजन कम कर दिया आपने, 2 NH3 लगा दिए, तो ये सेकेंडरी हो गया। अब तीसरे हाइड्रोजन को भी यदि आप हटा दोगे
तीसरे हाइड्रोजन को भी हटा करके तीनों में अगर आप एल्किल समूह लगा दोगे, मैथिल समूह लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये टर्सरी बन जाएगा। ठीक है, ये टर्सरी बन जाएगा। तो इसको लिखने के समय आपको ध्यान रखना कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर हम इलेक्ट्रॉन पेयर को दिखाते हैं, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना इसका, उसको हमको दिखाना होता है। अब ऐसे ही ये बेंजीन एरोमेटिक वाला भी बन जाएगा। एरोमेटिक में अगर एक NH2 है तो ये प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी एरोमेटिक में हम क्या करते हैं, इसमें 2 फिनाइल ग्रुप लगाते हैं, माना बीच में NH कर देते हैं और ये फिनाइल, तो ये सेकेंडरी इसका हो गया, ये एरोमेटिक का सेकेंडरी हो जाएगा, है ना। और इसी प्रकार से ये प्राथमिक वाले का नाम एनिलीन होता है, सेकेंडरी जो है इसका नाम हम लिखते हैं डाईफेनिल एमीन, है ना। फेनिल समूह 2 आ गए, डाईफेनिल एमीन हो जाएगा। अब इसमें यदि 3 अगर हम बेंजीन रिंग लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ट्राईफेनिल एमीन बन जाएगा नाम में। और ये कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसका वर्गीकरण होता है। अब इसके अलावा और भी कई, केवल प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में बांटा है। इसके अलावा हम इसको साधारण और मिश्रित में भी बांटते हैं। साधारण मतलब ये होता है कि जिनमें एल्किल समूह समान होते हैं ना, समान एल्किल समूह, यानी दोनों तरफ माना CH3 जुड़ा है तो वो साधारण हो जाता है CH3। और जिसमें अगर विपरीत लगे होते हैं, एक CH3 अलग लगा हो, दूसरा अलग लगा हो, तो वो आपका मिश्रित एमीन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसका नाम अगर हम देखें, सामान्य रूप से नाम लिखना यदि होता है, जो हम IUPAC सिस्टम में पढ़ते हैं ना, तो आपने देखा होगा कैसे लिखते हैं हम, मैथ हो गया, देन एन हो गया, फिर इसमें एमीन लगा देते हैं, इसका अनुलग्न जो लगता है वो एमीन लगता है। ठीक है, तो मैथेनेमीन हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे आप तो पूरा क्या हो जाएगा, मैथेनेमीन, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। ऐसे 2 कार्बन वाला होगा तो एथेनेमीन हो जाएगा, 3 कार्बन वाला होगा तो प्रोपेनेमीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके नाम लिखे जाते हैं IUPAC में। अगर C2H5NH2 लिखा है तो क्या लिखेंगे, इसको एथेनेमीन, एथ हो जाएगा, धन एन हो जाएगा, धन एमीन हो जाएगा, है ना। तो एथेनेमीन इसका नाम हो जाएगा। इनका हम नाम लिखते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल जो है IUPAC पद्धति है। तो एल्केनेमीन, यानी सामान्य अगर आप लिखेंगे तो इसको एल्केनेमीन कहा जाता है, एल्केनेमीन। ठीक, ऐसे आप एरोमेटिक्स का भी लिख सकते हो। एरोमेटिक में यदि बेंजीन रिंग में एक NH2 लगाए तो उसको एनिलीन कहते हैं, या कहीं पर बेंजेमीन भी कहते हैं। ठीक है ना, अगर उसके ऑर्थो पोजीशन में CH3 लगा देंगे तो वो 2 एमिनो टोलुइन हो जाएगा। ठीक है, टोलिन हो जाएगा, 2 एमिनो, इसमें 2 एमिनो टोलुइन हो जाएगा, है ना। तो तो इस तरीके से हम इसका नाम लिखते हैं। एरोमेटिक बेंजीन में एनिलीन हो जाएगा मेन, तो इसका नाम हो जाएगा आपका एरोमेटिक अमीन, है ना, एनिलीन। ये सबसे इसका बेसिक यौगिक है जहाँ से एरोमेटिक यौगिक शुरू होते हैं। ठीक है, उसको हम एनिलीन या